अब हम बात करते हैं कि जो हमें अकोमोडेशन वगैरह दी जाती है उसके बारे में डिस्कशन करनी है। क्या रूल है, क्या रूल नहीं है, इसको देखते हैं। देखें जी, आ, एक हमारे पास होता है हाउस रेंट अलाउंस। रिमेंबर, जो हाउस रेंट अलाउंस होता है हमारा, वो होता है टोटली टैक्सेबल। वो क्या होता है हमारा? टोटली टैक्सेबल होता है। जितना भी अलाउंस मिलेगा वो सारा क्या होगा, वो सारे का सारा आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड होना होगा। ये हम चीज़ पढ़ के आ चुके हमें। अब समटाइम्स क्या होता है कि आप अगर अच्छे रैंक पे काम कर रहे हैं तो आपको अलाउंस के अलावा भी क्या होता है कि वो घर प्रोवाइड कर देते हैं। मैनेजर है जी, रहने के लिए घर दे दिया। अब वो जो घर दिया जा रहा है वो भी तो बेनिफिट है। उसका बेनिफिट जो है वो हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। मतलब जो हमें अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाएगी, हमने इस अकोमोडेशन का जो बेनिफिट होगा वो बेनिफिट क्या करना है, यहाँ पर हमने कैलकुलेट जो है वो करना सीखना है। अब वो अकोमोडेट किया जा रहा है, घर दिया जा रहा है, कौन प्रोवाइड कर रहा है? एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर क्या कर रहा है? एम्प्लॉयर के पास एक घर है, वो किसको दिया जा रहा है? वो घर दिया जा रहा है एम्प्लॉय को। अब ये जो घर है एम्प्लॉयर का, ये ओन्ड भी हो सकता है, मतलब एम्प्लॉयर इसका मालिक भी हो सकता है इस घर का, या वो ये घर रेंट पे लेके भी क्या कर सकता है, एम्प्लॉय को दे सकता है। अब एम्प्लॉय इस घर में रह रहा है तो वो बेनिफिट है। तो इसका हम क्या करेंगे, बेनिफिट जो है वो कैलकुलेट करेंगे। अब ये बेनिफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा कि हम कंपेयर करेंगे 45% ऑफ बेसिक सैलरी और ये जो घर दिया है इसकी एनुअल लेटिंग वैल्यू या फेयर मार्केट वैल्यू, जो इसमें से हायर अमाउंट होगी वो क्या होगी, वो एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड हो रही होगी। तो ये रूल आपने बस हमेशा याद रखना है। घर जब भी प्रोवाइड किया जाएगा तो हमने क्या करना है, हमने 45% ऑफ बेसिक सैलरी और उस घर की एनुअल रेटिंग वैल्यू या उस घर की फेयर मार्केट वैल्यू जो होगी, हम क्या करेंगे, हम उसको मेजर करेंगे। जो उसमें से हायर अमाउंट होगी वो हम क्या करेंगे, सैलरी में ऐड कर देंगे। अगर पेपर में वो हमें गिवन नहीं करता, अगर पेपर में वो हमें घर प्रोवाइड कर देता है और फेयर मार्केट वैल्यू या एनुअल रेटिंग वैल्यू गिवन नहीं करता, तो हम सिर्फ 45% ऑफ सैलरी लेंगे और इनकम में ऐड कर देंगे। और अगर ये घर किसी रिमोट एरियाज़ में दिया गया है, जिन्हें हम कहते हैं मुफस्सिल एरियाज़, दूर दराज के इलाकों में, तो मुफस्सिल एरिया के लिए रूल क्या होगा, 30% ऑफ बेसिक सैलरी, 30% ऑफ बेसिक सैलरी जो है वो, ये एनुअल रेटिंग वैल्यू जो हायर अमाउंट होगी वो हम क्या करेंगे, बीच में ऐड कर रहे होंगे। तो ये रूल है, सिंपल आपने याद रखना है। अच्छा, इसमें एक आता है कंसेप्ट टाइम स्केल का। टाइम स्केल बेसिकली ये हम प्रोवाइड करते हैं सरकारी मुलाजमीन के लिए। टाइम स्केल किन के लिए होता है? बेसिकली जो हमारे सरकारी मुलाजिम होते हैं ना, उनके लिए। अब टाइम स्केल का मतलब क्या होता है, इस तरह से गिवन होता है आपका 50,000। ये एक स्केल है जिसमें लिखा होता है कि ये आपकी बेसिक सैलरी होगी, ये आपको मिलेगा इंक्रीमेंट हर साल, और इस स्केल पे काम करेंगे तो ये आपकी मैक्सिमम सैलरी होगी। इसे हम कहते हैं मिनिमम टाइम स्केल। अब ये टाइम स्केल अगर सीन होगा ना, तो रिमेंबर याद रखिएगा आप कि उसमें जब हम अगर कंपेयर कर रहे हैं तो हम इसका कंपेयर करेंगे। ये बेसिक सैलरी है, इसको हम लेके आएंगे अगर हमने 45% वाला रूल जो है अप्लाई करना होगा। तो सिंपल सी बात है, ये हमारे पास रूल है जो हमने यहाँ पर लेके क्या करना होता है, चलना होता है। जैसे एग्जांपल है कि बेसिक सैलरी ऑफ एम्प्लॉय इज़ 10,000 पर मंथ, एम्प्लॉयर हैज़ प्रोवाइडेड हिम विद अ होम, उसको एक घर दे दिया है, उसकी हमें टैक्सेबल इनकम जो है कैलकुलेट करनी है। अब सैलरी कितनी है, 1 लाख पर मंथ, 1 लाख इंटू 12 करेंगे
1.2 मिलियन ये क्या हो गया, इसकी बेसिक सैलरी हो गई। अब घर दिया है, घर की उसने हमें कोई चीज़ गिवन नहीं की कि उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, उसकी एनालिटिक वैल्यू क्या, हमें नहीं गिवन। तो ठीक है, नहीं गिवन हो तो हम 45% ऑफ बेसिक सैलरी लेंगे। 540 आंसर आया, ये इसमें ऐड कर देंगे तो इसकी टोटल इनकम कितनी कंसीडर होगी, 17,40,000 गिवन हो कंसीडर होगी। अगर वो हमें गिवन करेगा हम कंपेयर कर लेंगे, अगर वो हमें गिवन नहीं करेगा तो हम डायरेक्ट 45% ऑफ बेसिक सैलरी लेके क्या कर देंगे, ऐड जो है कर रहे होंगे। जैसे और एग्जांपल है कि एम्प्लॉय इज पेड अ बेसिक सैलरी ऑफ रुपीज़ 90,000 पर मंथ, एम्प्लॉयर हैज़ प्रोवाइडेड द एम्प्लॉय विद अ फर्निश हाउस, द हाउस इज़ नॉट ऑन्ड बाय एम्प्लॉयर, और ये घर एम्प्लॉयर का नहीं है। फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो 32,000 पर मंथ है, जो उसने किराए पे घर लेके दिया है उसका। तो हमने से क्या करनी है, सैलरी कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ आ जाएगी मेरे पास बेसिक सैलरी 90 इंटू 12 डैट विल बी 10,80,000। फिर हम लेंगे अकोमोडेशन। अब रूल क्या है, 45% ऑफ बेसिक सैलरी जो बनेगा 486,000, और फेयर मार्केट वैल्यू रेंट कितना था 32,000, 32,000 इंटू 12 किया, क्या जवाब आया 384,000। 45% ऑफ बेसिक सैलरी और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज़ हायर, हायर 486 है तो हम 486 क्या करेंगे, इसकी सैलरी में ऐड कर देंगे 10,40,80,000 प्लस 486,000, तो इसके पास क्या आ जाएगी, इसकी टोटल इनकम आ जाएगी, वो कितनी बनेगी 1.56 मिलियन जो है बन रही होगी। इज दैट क्लियर। अब इसमें एक कंसेप्ट आता है सेल्फ हायरिंग का। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में हमने इसका जिक्र करते करते छोड़ दिया था, वहाँ कहा था हम इसका सैलरी में जिक्र करेंगे। सेल्फ हायरिंग क्या होती है, ज़रा इसको आपने यहाँ पे समझना है। ये है आपका एक एम्प्लॉयर और यहाँ पे है आपका पास एक एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉयर। ये एम्प्लॉय के पास ना एक प्रॉपर्टी है, एक घर है, एक बिल्डिंग है। मतलब एम्प्लॉय जो है वो क्या है, वो इस प्रॉपर्टी का, इस घर का मालिक है। एम्प्लॉय डायरेक्टली भी हो सकता है या उसका स्पाउस भी उसका मालिक हो सकता है। एम्प्लॉय क्या करता है, वो इस प्रॉपर्टी को रेंट पे दे देता है एम्प्लॉयर के पास। क्या करता है, एम्प्लॉयर को ये प्रॉपर्टी रेंट पे दे दी। अब एम्प्लॉयर क्या करेगा, इसको रेंट पे करेगा। एम्प्लॉयर क्या करेगा, इसको रेंट पे देगा। अब जो इसको रेंट रिसीव होगा, जो इसको रेंट रिसीव होगा इस प्रॉपर्टी का, वो किसका पार्ट बनेगा, इस एम्प्लॉय की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट जो है बन रहा होगा। ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी सी, अपना घर था, किसको दे दिया, एम्प्लॉयर को किराए पे। एम्प्लॉयर उसको उस प्रॉपर्टी का किराया पे कर रहा है, तो ये किसका पार्ट बनेगा, इसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट जो है बन रहा होगा। अब वो कहता है भाईजान आपने कहा था नौकरी करो तो मैं तुम्हें घर भी दूंगा, मुझे घर दें। वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें यही घर जो है जो तुमसे किराए पे लिया है वो तुम्हारी सैलरी के तौर के ऊपर एज एन अकोमोडेशन के तौर के ऊपर ही प्रोवाइड कर देता हूँ। जब वो एज एन अकोमोडेशन के तौर के ऊपर प्रोवाइड करेगा तो सैलरी में इसका बेनिफिट जो है वो हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। रूल क्या है, 45% ऑफ बेसिक सैलरी, और यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ चेंज हो जाएगी कि हम ले लेंगे एक्चुअल रेंट पेड विच एवर इज हायर। इस रूल में सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे जो हमारी स्लाइटली चेंज हो जाती है वो क्या है कि हम रूल पढ़ के आए हैं प्रॉपर्टी में भी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पढ़ते हुए भी हम लेते हैं एक्चुअल रेंट और फेयर मार्केट वैल्यू। यहाँ भी हमने पढ़ा है 45% ऑफ बेसिक सैलरी और फेयर मार्केट वैल्यू। इसमें फेयर मार्केट वैल्यू हम इग्नोर कर देते हैं, जो एक्चुअल रेंट है हम वही कंपेयर कर रहे होते हैं। जो इसको घर दिया जाएगा इसका बेनिफिट होगा वो भी इसकी सैलरी में ऐड होगा, और जो इस प्रॉपर्टी का रेंट रिसीव कर रहा है वो इसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ऐड हो रहा होगा। इट इज़ जस्ट लाइक दैट कि आपको आपके ही घर में रहने का किराया दिया जा रहा है। आप जाते हैं अपने एम्प्लॉयर से कि जी मुझे घर दिया जाए, वो कहता है तुम अपने घर में रहो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर का किराया पे कर देता हूँ। तो ये बेनिफिट है, ये हमारी क्या कहलाती है, सेल्फ हायरिंग। इस पर सिंपल क्या है, इसमें फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो हम इग्नोर कर देते हैं। जो एक्चुअल रेंट एम्प्लॉयर पे कर रहा होता है उसे ही हम क्या कर रहे होते हैं, कंसीडर आउट कर रहे होते हैं।
तो बेसिकली दैट इज़ ऑल अबाउट सेल्फ हायरिंग हमारी क्या होती है और किस तरह से हम इसको लेकर चल रहे होते हैं। तो हमने इसको वहाँ पे जिक्र किया था प्रॉपर्टी में, तो प्रॉपर्टी के पर्सपेक्टिव से भी यहाँ पे क्लियर हो जाती है और सैलरी के पर्सपेक्टिव से भी यहाँ पे क्लियर हो जाती है। उसके बाद ये टेबल है और ये टेबल हमने सारे का सारा डिस्कस आउट कर लिया हुआ है। बुक में आपको पेज गिवन होगा, आप इसको देख लीजिएगा। ये टेबल हमने डिस्कस आउट कर लिया। कार दी जाए तो यूज़ करने के लिए और ट्रांसफ़र पे कैसे बेनिफिट हम कैलकुलेट करेंगे, ये सारा हमने डिस्कस आउट कर लिया हुआ है। हाउस का रूल डिस्कस कर लिया है। एसेट्स यूज़ करने के लिए दिए जाएँ उसका बेनिफिट किस तरह से कैलकुलेट होगा, ये सारा कुछ मैंने यहाँ पे एक टेबल बना दी है। इनके एग्जांपल्स भी कर लिए हैं, इनके रूल्स भी डिस्कस आउट कर लिए हुए हैं, तो आप इसको यहाँ पे टेकअप कर लीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं मेडिकल अलाउंसेस की और मेडिकल बेनिफिट्स की तरफ। उसको हम देखते हैं क्या हैं, कैसे हैं और किस तरह से हम उसे कैलकुलेट करेंगे, वो हमने यहाँ पे चीज़ें सीखनी है। आखिरी है, इसके बाद हमारा ये ख़त्म हो जाएंगे तमाम बकेट्स वगैरह, फिर हम मूव करेंगे आगे टर्मिनेशन बेनिफिट्स की तरफ। अच्छा जी, अब बात करते हैं सबसे पहले मेडिकल अलाउंस की। मेडिकल अलाउंस टैक्सेबल होता है और मेडिकल अलाउंस को टैक्सेबल करने के लिए जो हमारा नॉर्मल रूल इस्तेमाल होता है, जो हम नॉर्मल रूल इस्तेमाल करते हैं, वो क्या थी कि वो क्या था रूल कि जो हमें अमाउंट मिलती है हम उस अमाउंट में से लेस करवाते हैं 10% ऑफ बेसिक सैलरी और बाकी जो है वो क्या होता है, हमारी सैलरी का पार्ट बन जाता है। ये हमने यहाँ पे एक बेसिक रूल जो है मेडिकल अलाउंस के बारे में पढ़ के आ चुके हैं। अलाउंस को हमने पढ़ा था कि भाई बीमार हो रहे हो, नहीं हो रहे, कम हो रहे, ज़्यादा हो रहे हो, ख़र्चा हो रहा है, वो सारा मेरे लिए क्या हो जाता है, इररेलेवेंट हो जाता है। अलाउंस मिलेगा वो इस रूल के मुताबिक क्या हो जाएगा, अलाउंस मेरा इस रूल के मुताबिक टैक्सेबल जो है वो हो जाएगा। इसके अलावा एक होती है टर्म, इसे हम कहते हैं मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी का मतलब क्या है कि कहते हैं भाईजान आप अगर बीमार हो गए ना, आपका इलाज मैं करवा दूंगा, फैसिलिटेट कर दूंगा। अब फैसिलिटेट कितने तरीक़ों से किया जा सकता है, वो कहते हैं जी आप जहाँ भी बीमार पड़ेंगे आप बताइएगा, हम आपका क्या करवा देंगे, ट्रीटमेंट करवा देंगे जहाँ से कहेंगे। ये एक मेडिकल फैसिलिटी है। या वो कहते हैं कि जी ये एक स्पेसिफ़िक हॉस्पिटल है, इस स्पेसिफ़िक हॉस्पिटल में चले जाइएगा, अपना एम्प्लॉयमेंटशिप कार्ड शो कीजिएगा, आपका फ्री में इलाज कर देंगे। या वो आपको कहते हैं कि हम आपकी क्या करवा रहे हैं, हम आपके बीवी बच्चों की मेडिकल इंश्योरेंस करवा के दे देते हैं, सारा प्रीमियम उसका हम पे करेंगे, आप जब भी बीमार होंगे कार्ड शो कीजिएगा, इंश्योरेंस बेसिस के ऊपर इलाज करवा लीजिएगा। या नंबर 4 पे वो कहता है कि आप ख़ुद इलाज करवा लीजिएगा, आप हमारे पास बिल्स वगैरह लेके आइएगा, इलाज अपने आप से करवा लें, जितना ख़र्चा लगता है आप हमारे पास बिल्स लेके आइएगा, हम आपको रीइम्बर्स कर देंगे, हम आपको सारे के सारे वो अमाउंट जो है वो क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। तो ये सारा क्या है, ये सारी हमारी फैसिलिटी कहला रही होती है कि हम इस तरह क्या कर रहे हैं, हम इस तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं, उसका डायरेक्टली इलाज करवा देते हैं, उसको किसी कहते हैं स्पेसिफिक हॉस्पिटल में जाके इलाज करवा लो, उसको इंश्योरेंस लेके हम दे देते हैं, ऐसे कहते हैं तुम इलाज करवा लो, ये बिल्स वगैरह हम रीइम्बर्स कर देंगे, ये मेडिकल फैसिलिटी कहलाती है। अब ये जो मेडिकल फैसिलिटी है ना, ये जो मेडिकल फैसिलिटी है ये दो तरह की होती है हमारे पास। ये जो मेडिकल फैसिलिटी है ये दो तरह की है, एक है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट और दूसरी है नॉट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब एक वो जो हमारे एम्प्लॉयमेंटशिप कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है और दूसरी वो जो हमारे एम्प्लॉयमेंटशिप कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है। एक वो जो अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है और दूसरी वो जो अंडर द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। रिमेंबर जो अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि जब आपकी नौकरी लगी थी आपको कह दिया गया था कि यार इतना इलाज मैं करवा दूंगा या ये मैं करवा दूंगा, वो उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है।
अगर आपको मेडिकली फैसिलिटेट किया जा रहा है और वो अगर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो रिमेंबर ये एग्जेम्प्ट है, इसका सैलरी में कोई चीज़ ऐड नहीं होगी। इलाज करवा दिया भाई ज़िंदा बचने के लिए, बेनिफिट तो कोई नहीं हुआ, टांग कट गई है, बेनिफिट तो कोई नहीं हुआ आपको, बस ज़िंदा बच गए हो। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट था, बात हो गई हुई थी, तो एग्जेम्प्ट है। बिल्स वगैरह के लिए रीइम्बर्समेंट के लिए बस आपने याद रखनी है कि जब बिल्स की रीइम्बर्समेंट एग्जेम्प्ट कब होगी, जब जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है जिसके पास आपने इलाज करवाया है, एमबीबीएस डॉक्टर हो और उस डॉक्टर के पास एनटीएन नंबर हो और उस डॉक्टर ने आपके इन बिल को अटेस्ट किया हो कि यार बिल आपके ठीक हैं, और जब वो बिल आपके एम्प्लॉयर के पास आए हों, आपके एम्प्लॉयर के पास भी एनटीएन नंबर हो और आपके एम्प्लॉयर ने भी उनको अटेस्ट किया हो, फिर आपके बिल्स जो आपको वापस कर दिए जाएंगे वो एग्जेम्प्ट है। अगर एम्प्लॉयर के पास एनटीएन नंबर नहीं है, डॉक्टर के पास एनटीएन नंबर नहीं है ना, फिर बिल्स आपके टैक्सेबल हो जाएंगे। देखिए अगर आपने सरकारी हॉस्पिटल से इलाज करवाया है वहाँ पे तो आपको नीड ही नहीं है इस चीज़ की, लेकिन अगर आपने किसी प्राइवेट क्लिनिक से, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से इलाज करवाया है, वहाँ पे नीड होती है टेस्टेशन वगैरह की। बट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है तो क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। और अगर नॉट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कोई डील शील नहीं हुई थी जब आपकी एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट हो रहा था, कोई बातचीत नहीं हुई थी, आप फैक्ट्री में काम कर रहे, आप गिर गए, बेहोश हो गए, एम्प्लॉयर ने उठाया, हॉस्पिटल ले गए, जाके आपकी टांग कटवा दी और जिंदा बच गए, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, वैसे उसने रहम दिली के तौर पे क्या करवा लिया, आपका इलाज करवा दिया। ये जो नॉट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये क्या होगा, आपका टोटली टैक्सेबल होगा। वो जितनी अमाउंट होगी वो किस में हो जाएगी, आपकी सैलरी में ऐड जो है वो हो रही होगी। वो किस में होगी, सैलरी में ऐड जो है वो हो रही होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एम्प्लॉय है, बीमार हो गया, उसकी बीमारी के इलाज के ऊपर खर्चा आया 9 लाख रुपया। एम्प्लॉयर के पास जब आप जॉब के लिए गए थे उसने सिर्फ कहा था कि मैं आपको 5 लाख तक का इलाज करवा दूंगा। देखिए खर्चा कितना आ गया, 9 लाख रुपए का। अब अगला बंदा बीमार पड़ा हुआ है, उसका बाईपास हो रहा है और पीछे फोन पैन 9 लाख का बिल हो गया, वो ये नहीं कहेगा यार ये तो 5 लाख का जो 4 लाख एक्स्ट्रा हो गया, चलो जिसका दिल आधा काट दो, ऐसा नहीं कहेगा, या इसका वाल निकाल दो, ऐसा नहीं कहेगा। कहेगा ठीक है इलाज करा दो। अब इस इलाज में अंडर द कॉन्ट्रैक्ट कितना था, 5 लाख था। नॉट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट कितने की बात नहीं हुई थी, 4 लाख की। तो 4 लाख था नॉट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट और 5 लाख है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, तो ये 5 लाख एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ये ओवर एंड अबव जो है ये क्या हो जाएगा, इसकी सैलरी में ऐड हो रहा होगा। इज दैट क्लियर? अब इसमें आखिरी चीज़ आपने याद रखनी है कि मेडिकल अलाउंस फैसिलिटी, ये अगर दोनों दी जा रही हैं, आपको अलाउंस भी दिया जा रहा है और आपको मेडिकल फैसिलिटी भी दी जा रही है, अब क्या होगा। सिचुएशन नंबर ए है कि मेडिकल फैसिलिटी जो है डैट इज़ अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या है, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है। अब रिमेंबर मेडिकल फैसिलिटी एग्जेम्प्ट है, ठीक है, टोटली एग्जेम्प्ट, और मेडिकल अलाउंस जो है वो क्या हो जाएगा, टोटली टैक्सेबल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटली टैक्सेबल? देखो मेडिकल अलाउंस का नॉर्मल रूल था जो अमाउंट मिलेगी उसमें से 10% ऑफ सैलरी लेस करवाएंगे फिर ऐड करेंगे। इस केस में ऐसा नहीं होगा, इस केस में जितनी अमाउंट मिलेगी मेडिकल अलाउंस की, ये सारी रकम क्या हो जाएगी, आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगी। तो ये होगा हमारा टोटली टैक्सेबल। और सिचुएशन नंबर बी है हमारे पास कि अगर आपको मेडिकल अलाउंस भी मिला, मेडिकल फैसिलिटी भी मिली है, और ये मेडिकल फैसिलिटी जो है डैट इज़ नॉट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं थी, उसने इलाज करा दिया, अब क्या होगा, अब जो मेरे पास मेडिकल फैसिलिटी होगी ये हो जाएगी टोटली टैक्सेबल। और मेडिकल अलाउंस जो है इसका हम लेके चलेंगे नॉर्मल रूल, और वो नॉर्मल रूल क्या होगा जो अभी हमने पढ़ा है कि जो मुझे अमाउंट मिलेगी उसमें से लेस करवाना है मैंने 10%
ऑफ बेसिक सैलरी और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो किस में ऐड होगी, सैलरी में ऐड होगी। तो इस तरह से हम ट्रीटमेंट लेके चल रहे होंगे। तो आपके इस वक्त जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ना, आपको सिर्फ ये बातें याद रखनी है, और ये न्यूमेरिकल में यही होता है। आप न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल के स्टार्ट में उसने आपको मेडिकल अलाउंस का वर्ड जो है वो गिवन कर दिया कि ये मेडिकल अलाउंस है। अब मेडिकल अलाउंस का वर्ड पढ़ते साथ फ़ौरन नहीं ट्रीटमेंट कर देना, सवाल पूरा पढ़ना है और सवाल में देखना है कि क्या कहीं मेडिकल फैसिलिटी की चीज़ तो नहीं गिवन। अगर मेडिकल फैसिलिटी की चीज़ गिवन है और वो अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है तो मेडिकल अलाउंस टोटल टैक्सेबल हो जाएगा और मेडिकल फैसिलिटी क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी आपकी। तो ये चीज़ आपने देखनी है। और अगर मेडिकल फैसिलिटी गिवन ही नहीं है तो मेडिकल अलाउंस ट्रीट होगा एज पर नॉर्मल रूल। और अगर मेडिकल फैसिलिटी गिवन थी बट नॉट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट थी तो मेडिकल फैसिलिटी क्या हो जाएगी, वो हमारी नॉर्मल टैक्सेबल हो जाएगी। और मेडिकल अलाउंस जो है वो हमारा क्या होगा, वो हमारा टोटली टैक्सेबल हो थोड़ी नॉर्मल रूल के मुताबिक जो है वो चल रहा होगा। तो दो चीज़ें याद रखनी है, मेडिकल फैसिलिटी अगर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है एग्जाम्प्ट है, मेडिकल फैसिलिटी अगर नॉट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है टोटली टैक्सेबल है। अगर फैसिलिटी प्लस अलाउंस दोनों गिवन है और फैसिलिटी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है तो अलाउंस टोटली टैक्सेबल हो जाएगा और फैसिलिटी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। और फैसिलिटी अगर नॉट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है तो फैसिलिटी टोटल टैक्सेबल हो जाएगा और अलाउंस जो है वो अंडर नॉर्मल रूल्स के मुताबिक हम क्या करवा रहे होंगे, उसको ट्रीट कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर? तो इस वक्त ये पॉइंट ए और पॉइंट बी सिर्फ आपको यही क्या करना है, याद रखना है। तो अगर आप बुक में आएंगे तो सेल्फ हायरिंग के बाद ये सारे केसेस जो हैं लिखे हुए हैं, मेडिकल फैसिलिटी के रीइंबर्समेंट का क्या रूल है, रीइंबर्समेंट कब एग्जाम्प्ट होगी, अगर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है टैक्सेबल है, अलाउंस का ट्रीटमेंट क्या है, ये सारा कुछ एग्ज़ाम नोट के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक चीज़ इस चैप्टर में एक्सप्लेन्ड है। किताब के चैप्टर में अगर आप पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। जैसे एग्जांपल देखते हैं कि जी बेसिक सैलरी ऑफ मिस्टर जी इस 40,000 पर मंथ, और वो कहता है जी डीएनएस अलाउंस जो है वो 4,000 पर मंथ है, हाउस रेंट अलाउंस जो है 6,000 पर मंथ है। एज पर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही इज़ एंटाइटल्ड फॉर फ्री हॉस्पिटलाइजेशन। अब देखिए यहाँ पे टर्म लिख दी गई है, यहाँ सवाल में उसने बता दिया है एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंटशिप के तहत। तो दिस इज अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। किसकी बात हो रही है? अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। कि भाई अगर तुम्हारा इलाज वगैरह करना पड़ गया तो तुम्हारा 30,000 तक हम इलाज करवा देंगे, हमने इसकी टैक्सेबल इनकम देखनी है। अब क्या है, हमें अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट गिवन है, ये एग्जाम्प्ट हो जाएगी। तो बेसिक सैलरी हो जाएगी 40,000 इंटू 12 किया, 480 आ गया। डीएनएस अलाउंस टैक्सेबल हो गया, हाउस रेंट अलाउंस टैक्सेबल हो गया, फैसिलिटी है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है, एग्जाम्प्ट है, सम अप किया, मेरे पास टोटल सैलरी जो है वो आ जाएगी। अगला देखते हैं जी, बेसिक सैलरी मिस्टर ए बी 40,000 पर मंथ, डीएनएस अलाउंस जो है 4,000 पर मंथ है, एज हाउस रेंट अलाउंस जो है 6,000 पर मंथ है। मेडिकल अलाउंस जो है 15% ऑफ बेसिक सैलरी मिल रहा है, फैसिलिटी वगैरह तो है नहीं। सैलरी हो जाएगी बेसिक 40,000 इंटू 12 दैट इज़ 480,000। डीएनएस अलाउंस हो गया हमारे पास 48,000। हाउस रेंट अलाउंस हमारे पास आ जाएगा 6,000 इंटू 12 72,000। अब मेडिकल अलाउंस है इस बेसिक सैलरी का 15%, वो कितना बनेगा हमारे पास 72,000। इसमें से लेस करवा देंगे नॉर्मल रूल के मुताबिक 10% ऑफ बेसिक सैलरी, वो बनेगा 48,000। रिमेनिंग कितना बचा 24,000, ये क्या हो जाएगा इसकी इनकम में ऐड हो जाएगा। तो दिस वन जमा दिस वन, तो डैट विल बी हिज टोटल सैलरी कंसिडर हो रही होगी। इज डैट क्लियर? जैसे एक और देखते हैं जी, बेसिक सैलरी ऑफ मिस्टर आई के इज़ 40,000 पर मंथ, डीएनएस अलाउंस 4,000 पर मंथ है, हाउस रेंट अलाउंस 6,000 पर मंथ है। एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अब मेडिकल टर्म्स उसकी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है, उसको फ्री हॉस्पिटलाइजेशन दी जा रही है और इसके अलावा उसको मेडिकल अलाउंस भी मिल रहा है 3,000 पर मंथ। अब देखें यहाँ पे इसको मेडिकल अलाउंस भी गिवन है, यहाँ पे इसको मेडिकल फैसिलिटी भी गिवन है। जहाँ पे अलाउंस भी गिवन हो, जहाँ पे फैसिलिटी भी गिवन हो, अब हमने रूल लगा देना। अब फैसिलिटी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है तो फैसिलिटी एग्जाम्प्ट हो जाएगी, अलाउंस टोटल टैक्सेबल हो जाएगा।
अब 40,000 इंटू 12 किया, सैलरी आ गई, DNS अलाउंस आ गया, हाउस रेंट अलाउंस आ गया। अब फैसिलिटी गिवन है, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है, तो फैसिलिटी एग्जाम्प्ट हो जाएगी, लेकिन अलाउंस अब कितना है 3,000 पर मंथ, तो 3 इंटू 12 करेंगे तो मेरे पास क्या जवाब आएगा 36,000, और डैट इज़ टोटली टैक्सेबल, जो हमने यहाँ पे सीख के आए हैं। इज डैट क्लियर कि बेसिक सैलरी ऑफ मिस इंजा इस 40,000 पर मंथ, DNS अलाउंसेस 4,000 पर मंथ, हाउस रेंट अलाउंसेस 6,000 पर मंथ, मेडिकल अलाउंसेस 5,000 पर मंथ, फ्री हॉस्पिटलाइजेशन प्रोडक्ट कॉस्ट विच इज़ नॉट एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये चीज़ देखें कि हमने उसको फ्री में इलाज तो करवा दिया 50,000 रुपये का, एंड दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट टर्म्स। अब क्या होगा, अब मेडिकल फैसिलिटी भी गिवन है बट दिस इज़ नॉट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, तो ये क्या हो जाएगी टोटली टैक्सेबल। अलाउंस भी गिवन है, ये नॉर्मल ट्रीट होगा। सैलरी बेसिक कितनी है 40,000 इंटू पर मंथ, 40 टू 12 84 आ गया। DNS अलाउंस कितना है 4 इंटू 12 48 आ गया। हाउस रेंट अलाउंस कितना है 6,000 इंटू 12,000 आ गया। अब चूंकि हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट जो है वो अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, तो ये क्या हो जाएगी टोटली टैक्सेबल, सारी के सारी इसकी इनकम में क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। मेडिकल अलाउंस अब नॉर्मल रूल के मुताबिक कितना था 5,000 पर मंथ निकाला, 10% ऑफ सैलरी इसमें से हमने लेस करवा दी, 12,000 टैक्सेबल हुआ, इन सबको जमा किया तो ये इसकी टोटल सैलरी आ गई, इतनी बनती है 6,62,000 बन रही होती है। अब हम बात करेंगे बेसिकली प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी की, कि हमें क्या मिल रहा है, सैलरी की बजाय हमें प्रॉफिट्स जो हैं वो मिल रहे हैं, वो रिसीव हो रहे हैं, हम उनकी बात करेंगे। इसमें एक चीज़ जो है वो हमने स्टार्टिंग में जब डेफिनेशन कर रहे थे हमने वहाँ पे डिस्कस कर ली थी विद एग्जांपल, कि जिसमें हमने देखा था कि अगर आपको एम्प्लॉयमेंटशिप एग्रीमेंट में लाने के लिए पेमेंट वगैरह की जा रही है तो डैट विल बी अ पार्ट ऑफ योर सैलरी, हम उसको तफसील में डिस्कस करके आए थे। तो यहाँ पे अब हम डिस्कस करते हैं गोल्डन हैंडशेक वगैरह को, प्रोविडेंट फंड वगैरह को, और साथ में कुछ हम टर्मिनेशन बेनिफिट्स जो हैं वो भी क्या करेंगे यहाँ पर डिस्कस आउट कर रहे होंगे। मतलब अगर आपकी एम्प्लॉयमेंटशिप ख़त्म हो जाती है, एम्प्लॉयमेंटशिप ख़त्म होने के बाद भी कुछ बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं जिसमें पेंशन वगैरह, उसका ट्रीटमेंट जो है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 के ऊपर, वो है हमारा गोल्डन हैंडशेक। किसकी बात करेंगे हम, गोल्डन हैंडशेक की। इसको हम वॉलेंट्री रिटायरमेंट प्लान भी कहते हैं, या वॉलेंट्री रिटायरमेंट बेनिफिट जो है वो भी हम इसे क्या कह रहे होते हैं। मतलब आपको कंपनी वाले ऑफ़र देते हैं कि टाइम से पहले छोड़ जाओ, आप छोड़ जाते हैं तो आपको गोल्डन हैंडशेक वगैरह जो है वो दिया जा रहा होता है। उसको कैसे कैलकुलेट करना है वो हमने यहाँ पर देखना है। देखिए, जब भी कंपनी एम्प्लॉय को गोल्डन हैंडशेक देगी ना, तो एम्प्लॉय के पास 2 ऑप्शन हैं इसको ट्रीट करने के गोल्डन हैंडशेक के। ऑप्शन नंबर 1 है कि वो इसको NTR का पार्ट बनाए, नॉर्मल टैक्स रजीम का, उसको सैलरी में ऐड करे, और एट द एंड जो रेलेवेंट स्लैब फॉल कर रहा है उसके मुताबिक क्या करे, उसके मुताबिक वो उससे टैक्स जो है वो ले रहा हो। सेकंड ऑप्शन है कि वो NTR का पार्ट ना बनाए बल्कि इसको सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का पार्ट जो है वो बना रहा हो। किसका पार्ट बना रहा हो, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का। अब सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का पार्ट बनाने का मतलब क्या है कि वो उसको सिर्फ टैक्स तो करेगा बट सेपरेट रेट के ऊपर टैक्स करेगा। वो जो रेट है उसे हम कहेंगे एवरेज रेट, और वो एवरेज रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, हम लेंगे लास्ट 3 ईयर्स टैक्स लायबिलिटी, इसको हम डिवाइड करेंगे लास्ट 3 ईयर टैक्सेबल इनकम से, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। जो ये रेट आएगा हम सिर्फ इस रेट के मुताबिक क्या करेंगे, इसको चार्ज कर रहे होंगे। तो ये 2 ऑप्शंस होते हैं जिसके मुताबिक हम इसे लेकर चल रहे होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल है, इसको देखते हैं कि जी मिस्टर बाबर आजम इज़ एन एम्प्लॉय ऑफ PCB कंपनी।
He has provided you with the following details for the tax year 2021. His basic salary is 40,000 per month, DNS allowance is 2,000 per month and house rent allowance is 20,000 per month. He retired on 30th April 2021. गोल्डन हैंडशेक पेमेंट रिसीव हुई है उसको 9.5 लाख रुपए की। उसने टाइम से पहले रिटायरमेंट ले ली बाबर आजम ने। डिटेल्स ऑफ हिज 4 टैक्स ईयर लास्ट टैक्सेबल इनकम और टैक्स लाइबिलिटी को इस तरह से है। 17 की टैक्सेबल इनकम ये है, 18 की ये है, 19 की ये है, 20 की ये है। लाइबिलिटी भी उसने हमें गिवन कर दी है। अब हमने देखना है कि हम इसको किस तरह से ट्रीट कर रहे होंगे। अब देखें गोल्डन हैंडशेक मिला है तो इसको ट्रीट करने के 2 ऑप्शन है। यहाँ तो इसको NTR का पार्ट बनाएं। अब NTR का पार्ट बनाएगा तो सबसे पहले से क्या करनी पड़ेगी, अपनी उसको सैलरी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब जब सैलरी कैलकुलेट करेगा तो इसकी सैलरी बेसिक 40,000 पर मंथ, 40 × 10 किया, जवाब आ गया दैट इज़ 4 लाख रुपया एक इसमें ऐड हो गया सैलरी में। DNS अलाउंस भी जो है बीच में ऐड हो जाएगा, हाउस रेंट अलाउंस भी जो है बीच में ऐड हो जाएगा और गोल्डन हैंडशेक भी ऐड कर दिया। तो इसकी टोटल सैलरी जो है वो क्या बन रही है, 15,70,000। वो अगर इसको NTR का पार्ट बनाए, ये इनकम फ्रॉम सैलरी आ गई, जो रेलेवेंट स्लैब रेट होगा आपके बुक के पेज नंबर 2 पे गिवन है और आपका IK पे भी गिवन होगा। आप स्लैब में जाएंगे, रेट लगाएंगे, जिस पे है कि 1.2 मिलियन तक अगर इनकम हो तो 15,000 और 1.2 मिलियन से जितनी एक्सीडिंग अमाउंट होगी उसके ऊपर 12.5% रेट लगेगा। तो आपने रेट लगाया, आपके पास टैक्स कितना आ गया, 61,250 रुपीज़ टैक्स बनता है। अगर आप इसको NTR में लेके चलते हैं, पूरी की पूरी इनकम को अगर आप NTR में लेके चलते हैं, कितना टैक्स पे करना पड़ेगा आपको, 61,250 रुपीज़ टैक्स जो है वो पेपर में आपको देना पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन है कि आप कहते हैं नहीं मैं इसको सेपरेट ब्लॉक का पार्ट बनाऊंगा, और अब सेपरेट ब्लॉक का पार्ट बनाएंगे तो ये है आपकी टोटल इनकम 15,70,000। इसमें से जो सेपरेट ब्लॉक की इनकम है वो लेस करवा देंगे, ये आपकी इनकम आ गई है अंडर NTR 6,20,000। स्लैब लगाया, अब 6 लाख से जो ऊपर इनकम होगी लेकिन 12 लाख से कम होगी, एक्सीडिंग अमाउंट के ऊपर लगेगा 2.5% टैक्स। तो 20,000 के ऊपर 2.5% लगाया, टैक्स आ गया कितना, 500 रुपया। अब हमने टैक्स लगाना है गोल्डन हैंडशेक के ऊपर बट सेपरेट रेट के मुताबिक। तो सेपरेट रेट पे करेंगे तो हमें लास्ट 3 ईयर्स की टैक्स लाइबिलिटी चाहिए होगी। तो हम 21 में हैं, 20, 19, 18 ये है लास्ट 3 ईयर। इसकी हम ले लेंगे टैक्सेबल इनकम 1 मिलियन, 8 लाख, 9 लाख, और इसकी हमने टैक्स लाइबिलिटी ले ली। टैक्स लाइबिलिटी को जमा किया, 1,08,000 आया। इसको डिवाइड किया टैक्सेबल इनकम पे 27 लाख पे, मल्टीप्लाई किया 100 से, तो मेरे पास रेट क्या आ गया, 4%। ये है एवरेज रेट, ये है स्पेशल रेट जो निकाला है। अब मैं 9.5 लाख के ऊपर टैक्स तो दूंगा लेकिन इस रेट के मुताबिक 4% के मुताबिक, तो कितना आ जाएगा, ये 38,000 आ जाएगा। तो इसके मुताबिक इन दोनों को जमा किया, टैक्स कितना बना, 38,500। अब आप खुद बताएं टैक्स पेयर के लिए ज़्यादा कन्वीनियंट चीज़ क्या है, NTR में इसको टेस्ट करवाना या इसको सेपरेट ब्लॉक का पार्ट बनाना। अब जाहिर बात है कि टैक्स जिसने पे करना है उसकी ख्वाहिश होगी कि वो कम से कम टैक्स पे करे। तो अगर वो सेपरेट ब्लॉक का पार्ट बनाता है तो उसको टैक्स कम पे करना पड़ेगा। क्योंकि उसको टैक्स कम पे करना पड़ेगा तो उसके लिए कौन सी ऑप्शन बेस्ट होगी, सेपरेट ब्लॉक की ऑप्शन बेस्ट होगी। तो यहाँ पे रिमेंबर सेपरेट ब्लॉक की सिर्फ और सिर्फ हमारे पूरे सिलेबस में 3 ही आइटम्स हैं। एक हम पढ़ के आ चुके हुए हैं कैपिटल गेन्स में अंडर सेक्शन 37A में सिक्योरिटीज, एक हमने पढ़ा है डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और तीसरा हमारे पास ये है गोल्डन हैंडशेक। और ये गोल्डन हैंडशेक जो है ये एट द ऑप्शन ऑफ टैक्स पेयर है कि टैक्स पेयर फैसला करेगा कि उसको जहां पे टैक्स कम पे करना पड़ रहा है वो उसके मुताबिक ही क्या करेगा, टैक्स पे कर रहा होगा। अब पेपर में हमने कैसे करना है, पेपर में हमने कैसे फैसला करना है कि NTR का पार्ट बनेगा या ये सेपरेट ब्लॉक का पार्ट बन रहा होगा। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर शॉर्ट क्वेश्चन है जिस तरह ये था 5 नंबर का या 7 नंबर का, तो इस शॉर्ट क्वेश्चन में आप उसको NTR का पार्ट भी बना के सेपरेटली शो करेंगे और आप उसको सेपरेट ब्लॉक का पार्ट भी बना के दे रहे होंगे, आप दोनों शो करेंगे। लेकिन अगर एक लॉन्ग न्यूमेरिकल आया है 15 नंबर का तो उसमें क्या करेंगे, उसमें बड़ी सिंपल सी चीज़ है, आपने पूरा सवाल पढ़ना है। अगर उसने एक लॉन्ग न्यूमेरिकल जहाँ पे मल्टीपल हेड्स ऑफ इनकम भी गिवन है
और उसने आपको उस लॉन्ग न्यूमेरिकल के अंदर क्या किया है, उसने आपको एवरेज रेट गिवन कर दिया है या लास्ट ईयर की टैक्स लायबिलिटी गिवन कर दी है, तो चुप करके गोल्डन हैंडशेक को क्या करना है, आपने सेपरेट ब्लॉक का पार्ट बना देना है। और अगर गोल्डन हैंडशेक गिवन है और उसने आपको एवरेज रेट गिवन नहीं किया तो एनटीआर का पार्ट बना दीजिएगा। तो ये चीज़ जो है वो हमने क्या करनी है, यहाँ पे याद रखनी है। तो डैट इज़ गोल्डन हैंडशेक या वॉलंटरी रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान। उसके बाद है हमारे पास ग्रेच्युटी। उसके पास क्या है हमारे पास ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी क्या होती है कि जब एक एम्प्लॉय जो है अपनी टाइम अपना पूरा कर लेता है, तो जब वो जा रहा था छोड़ के, तो हम उसको इजहार तशक्कुर के तौर के ऊपर के जी बाबुल की दुआएं लेती जहाँ जा तुरे सुखी संसार मिले, हम उसे कुछ रकम देके भेज रहे होते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, ग्रेच्युटी कहलाती है। अब आपने ये तवीज़ सामने टेबल आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, सिर्फ वो याद रखना है। देखिए एक ग्रेच्युटी वो है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलेगी, वो टोटली एग्जाम्प्ट है, उसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होगा। वो क्या है, एग्जाम्प्ट है, उसके ऊपर कोई किसी किस्म का टैक्स जो है वो चार्ज नहीं होगा। फिर एक है हमारे पास ग्रेच्युटी फंड। ग्रेच्युटी फंड कमिश्नर से हम प्रूफ करवाते हैं। अगर आपको फंड में से एम्प्लॉय को जब वो छोड़ के जा रहा है ग्रेच्युटी दी जा रही है, तो वो भी क्या होगा, एग्जाम्प्ट होगा, उसके ऊपर भी कोई किसी किस्म का टैक्स जो है चार्ज नहीं होगा। फिर एक है ग्रेच्युटी स्कीम। स्कीम अप्रूव करता है बोर्ड। अब स्कीम जो है वो दो तरह की है, एक है अप्रूव्ड स्कीम, एक है अनअप्रूव्ड स्कीम। अगर ग्रेच्युटी स्कीम के तहत दी जा रही है और वो अप्रूव स्कीम के तहत है, तो रिमेंबर 3 लाख तक की अमाउंट जो है वो क्या होगी, एग्जाम्प्ट होगी। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसको ग्रेच्युटी मिली है जी 15 लाख रुपया, और डैट इज गिवन फ्रॉम अप्रूव स्कीम। अब इसको स्कीम को अप्रूव करने का प्रोसीजर होता है कि आपको ट्रस्ट डीड लिखनी पड़ती है, बैंकों में बड़ा एक लंबा प्रोसीजर होता है। अब अप्रूव स्कीम के तहत मिली है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, हम इसमें से 3 लाख रुपया जो है वो एग्जाम्प्ट करवा देंगे। रिमेनिंग कितना बचेगा, 1.2 मिलियन। ये 1.2 मिलियन जो है वो क्या हो जाएगा, इसकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। डैट विल बी अ पार्ट ऑफ हिज इनकम। हम इसको इस तरह से लेकर चल रहे होंगे। गॉट इट। और अगर उसको अनअप्रूव ग्रेच्युटी मिली है, अनअप्रूव ग्रेच्युटी भी स्कीम से है कि आप ग्रेच्युटी दे तो रहे हैं बट वो अप्रूव नहीं थी, आप दे रहे हैं अप्रूव नहीं थी, मतलब आपने ग्रेच्युटी दे दी अपने एम्प्लॉय को, वो छोड़ के चला गया और वो अप्रूव नहीं थी, 15 लाख ग्रेच्युटी दी है आपको। अगर अनअप्रूव ग्रेच्युटी है तो इसको टैक्स करने का फॉर्मूला होगा। वो फॉर्मूला क्या होता है कि जो आपको अमाउंट रिसीव होती है उसमें से हम लेस करवाते हैं ₹75,000 और 50% ऑफ अमाउंट रिसीव, कि जो अमाउंट दी गई है इसका 50%। अब यहाँ पे कितनी अमाउंट दी गई है, 15 लाख। 15 लाख का 50% कितना बनेगा, 7.5 लाख। अब लोअर क्या है, 75,000, तो हम इसमें से 75,000 लेस करवाएंगे। रिमेनिंग कितना बचा, 1,425,000 डैट विल बी अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी। ये हम उसकी सैलरी में ऐड कर देंगे। तो अगर अनअप्रूव ग्रेच्युटी मिलेगी तो उसको टैक्स करने का असूल क्या होगा कि ₹75,000 और 50% ऑफ द अमाउंट रिसीव विच एवर इज़ लोअर, वो हम क्या करेंगे, वो हम यहाँ पर लेस करवा रहे होंगे। फिर हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिन कंडीशन में ये वाली एक्सेप्शंस जो हैं वो वैलिड नहीं रहती। ये जो एग्जाम्पशन लिमिट है, ये एग्जाम्पशन जो है कुछ कंडीशन में वैलिड नहीं रहेंगी। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब होगा कि हमें अगर ग्रेच्युटी मिली है 15 लाख रुपया, तो ये 15 लाख की ग्रेच्युटी क्या हो जाएगी, टैक्स एबल हो जाएगी। ये हम सारी सैलरी में ऐड करके इस पर टैक्स पे कर देंगे। ये लिमिट जो है वो हम इसमें से लेस नहीं करवाएंगे। अब वो कंडीशंस क्या हैं, ये 4 कंडीशंस हैं, ये आपको स्ट्रेटेजिकली याद रखनी है कि अगर आपने ग्रेच्युटी की पेमेंट की है और वो ग्रेच्युटी की पेमेंट आपने अगर पाकिस्तान में नहीं की, पाकिस्तान से बाहर पेमेंट कर दी है, टोटली टैक्सेबल है। ग्रेच्युटी अनअप्रूव थी और पेमेंट जो है वो आपने पाकिस्तान से बाहर कर दी है,
तो वो क्या हो जाएगी, वो टोटली टैक्सेबल हो जाएगी। या आपने किसी ऐसे डायरेक्टर को पेमेंट किया है हु इज़ नॉट अ रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी, कोई नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को पेमेंट कर दे ग्रेचुइटी की, टोटल टैक्सेबल हो जाएगी। अगर नॉन रेजिडेंट को ग्रेचुइटी की पेमेंट की जा रही है तब भी वो टोटल टैक्सेबल होगी। या अगर एक बंदे को एक से ज़ायद ग्रेचुइटी मिल गई है तो वो भी क्या हो जाएगी, टोटली टैक्सेबल हो जाएगी। तो इन 4 सिनेरियोज में ये जो एग्जाम्पशन लिमिट है ये होल्ड नहीं होती। ये जो 4 सिनेरियोज हैं हमारे पास, इन 4 सिनेरियोज में ये एग्जाम्पशन लिमिट जो है वो होल्ड नहीं होती। जितनी अमाउंट मिलेगी वो क्या हो जाएगी, टोटली टैक्सेबल हो जाएगी। हम इसमें से ये चीज़ लेस नहीं करवा रहे होंगे। इज दैट क्लियर? प्रोविडेंट फंड प्रोविडेंट फंड क्या होता है इसको समझ लें, बाद में इसका हम रूल जो है वो देखते हैं कि व्हाट इज़ प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड भी बेसिकली एम्प्लॉयज़ के लिए सेट किया जाता है, उनका रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए या उनके बेनिफिट्स वगैरह के लिए हम इसको क्या कर रहे होते हैं, हम उसको सेट कर रहे होते हैं। अब इसको समझने का क्या आसान सा असूल है। जैसे फॉर एग्जांपल समझे रही एक डब्बा है, ये एक डब्बा है, इस डब्बे में ना 3 तरह के लोग पैसे डाल रहे हैं। एक कमेटी है, इस कमेटी में 3 तरह के लोग जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हर साल या हर महीने कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। एक इसमें कुछ पैसे डाल रहा है एम्प्लॉयर। कौन डाल रहा है? एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर हर महीने कुछ ना कुछ रकम इस डब्बे में जो है वो डाल देता है कि ये है डब्बा आपका। दूसरा इसमें कुछ रकम डाल रहा है एम्प्लॉय, मुलाजिम। वो भी क्या करता है, इस डब्बे में कुछ ना कुछ रकम डालता है। ये डब्बा जिसके पास रखवाया हुआ है उसका नाम है बैंक। आपको पता है बैंक के पास अगर अकाउंट खुलवाया हो और अगर सेविंग नेचर का अकाउंट हो तो बैंक भी क्या देता है, इसमें कंट्रीब्यूशन करता है। और बैंक इसमें क्या चीज़ डाल रहा है, इंटरेस्ट डाल रहा है। तो ये एक बॉक्स है जहाँ पे 3 पार्टीज जो है कंट्रीब्यूशन दे रही हैं। एक एम्प्लॉयर है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, बैंक कंट्रीब्यूट कर रहा है और एम्प्लॉय जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है। और बेसिकली जो ये डब्बा है दैट इज सेट फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय। हमने किसके लिए रखा हुआ है? एम्प्लॉय के लिए रखा है कि कल को अगर एम्प्लॉय छोड़ के जाएगा तो हम उसको इसमें से पेमेंट दे देंगे। अब ये डब्बा जो है ये 2 तरह का हो सकता है। ये जो हमने डब्बा बनाया है ये डब्बा हमारे पास 2 तरह का हो सकता है। एक इसे हम कहते हैं रिकॉग्नाइज्ड या अप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड, एक दूसरा होगा हमारे पास 2 तरह का हमारे पास होगा। अब इस प्रोविडेंट फंड का ना बेनिफिट्स तो हैं, एम्प्लॉयर भी इसमें पैसे डाल रहा है, बैंक भी इस पर इंटरेस्ट दे रहा है और सारा कुछ एम्प्लॉय को मिलना है, तो बेनिफिट्स तो हैं। हमने क्या करने हैं, हमने इसके बेनिफिट्स जो हैं वो कैलकुलेट करने हैं। जो बेनिफिट्स होगा वो हमने इसके कैलकुलेट करने हैं। अब ये बेनिफिट्स कैसे होंगे, उसको कैलकुलेट करने का असूल क्या है? आप बुक पे जाएंगे और बुक आप सबके पास होनी चाहिए, बिकॉज इस बुक में अगर आप देखें तो हर एक लॉ, हर एक प्रोविज़न के साथ जो है एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं ताकि आप एक एक लाइन पढ़ें और आपको समझ आ जाए। तो प्रोविडेंट फंड हमारे पास हैं 2 तरह के। एक है मेरे पास रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, दूसरा है मेरे पास अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। पहले हम बात करते हैं सबसे आसान वाले की, वो है हमारे पास अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। सबसे आसान है। इसमें बात हो रही है एनुअल कंट्रीब्यूशन की, कि जो जो पैसे कंट्रीब्यूट किए जा रहे हैं हम हर साल के एंड पे देख रहे हैं उसका बेनिफिट। देखें, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है, प्रोविडेंट फंड कौन सा है? अनरिकॉग्नाइज्ड, कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इंटरेस्ट आया, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशंस का कोई किसी किस्म का ट्रीटमेंट हम नहीं ले रहे होते। ये कंट्रीब्यूशंस जो हैं वो क्या हो जाती हैं, हमारी इग्नोर हो जाती हैं। हम ट्रीटमेंट कब लेंगे अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में से? जब हम अमाउंट विड्रॉ करेंगे, जब हमें इसमें से अमाउंट मिल जाएगी उस वक्त हम क्या करेंगे, बेनिफिट निकालेंगे। वो बेनिफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा
कि जो मुझे अमाउंट मिली है, जो मैंने अमाउंट विड्रॉ की है, जो मैंने पैसे निकाले हैं, वो उसमें से लेस करवाया जाएगा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, क्योंकि इस प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय भी पैसे दे रहा है, एम्प्लॉयर भी, इंटरेस्ट भी आ रहा है। तो जो टोटल अमाउंट उसने निकलवाई है उसमें से जो एम्प्लॉय की अपनी कंट्रीब्यूशन थी वो लेस करवा देगा, जो रिमेनिंग अमाउंट होगी, ये सारा बेनिफिट है। बेसिकली ये क्या है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट, ये बेनिफिट है। और ये किस में ऐड होगा, ये सैलरी में ऐड होगा। और ये कब हम कर रहे हैं, जब वो अमाउंट को विड्रॉ कर रहा है। ये हम कब कैलकुलेट कर रहे हैं, जब ये अमाउंट को विड्रॉ किया जा रहा है। तो रिमेंबर, अगर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है तो कंट्रीब्यूशन का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, लेकिन जब हम इसमें से विड्रॉ करवा रहे होते हैं, हम एट अ टाइम ऑफ विड्रॉल क्या ले रहे होते हैं, ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? और ये जो अमाउंट हम निकालते हैं, ये वाली, जिस तरह हम गोल्डन हैंडशेक को ट्रीट करते हैं, सेम उसी वे में हम इसको ट्रीट कर रहे होते हैं। उसके बाद है हमारे पास रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, जिसे यू कैन कंसीडर अप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड। इसमें रिमेंबर, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इग्नोर। तो ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। अच्छा, अगर मेरे पास प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज्ड है, उसमें से अगर अमाउंट विड्रॉ कर ली जाए, उसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, कोई चीज़ सैलरी में ऐड नहीं होती। गॉट इट? इसमें ट्रीटमेंट लेते हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का और इंटरेस्ट का। अब एम्प्लॉयर, मालिक, जिसने हर साल अमाउंट कंट्रीब्यूट की, वो अमाउंट कंट्रीब्यूट की होगी, वो इसमें से लेस करेंगे ₹150,000 और 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस। जो इनमें से लोअर अमाउंट होगी वो हम इसमें से लेस करवा देंगे। अगर जवाब पॉजिटिव आया तो ये बेनिफिट होगा, ये हम सैलरी में ऐड कर देंगे। और अगर इंटरेस्ट की बात करें तो जो बैंक हर साल इंटरेस्ट देगा, वो इसमें से लेस करेंगे 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस और 16% ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस। व्हाट इज एक्यूमुलेटेड बैलेंस? एक्यूमुलेटेड बैलेंस का मतलब है कि जो मेरे पास प्रोविडेंट फंड का ओपनिंग बैलेंस होगा उसे हम कहते हैं एक्यूमुलेटेड बैलेंस। इसका हम लेंगे 16%। जो इन दोनों में हायर अमाउंट होगी वो हम इस इंटरेस्ट में से लेस करवा देंगे। अगर जवाब पॉजिटिव आया तो हम इसे क्या कर देंगे, सैलरी में ऐड कर रहे होंगे। तो रिमेंबर, प्रोविडेंट फंड अगर रिकॉग्नाइज्ड है तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट होगा, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और विड्रॉल का ट्रीटमेंट नहीं होगा। और अगर अनरिकॉग्नाइज्ड है तो किसी चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं है। जब अमाउंट निकलवाएंगे तब हम क्या करेंगे, हम उसका ट्रीटमेंट ले रहे होंगे। इज दैट क्लियर? और ये जो इंटरेस्ट की बात हो रही है, ये हम पढ़ के आए थे लोन में। अगर लोन में जो हमने बात की थी कि एम्प्लॉय कहता है कि सर ये प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट जो मुझे दे रहे हैं आप, ये मुझे ना दें, मुझे नहीं चाहिए, इसके बदले में मुझे लोन दे दें, तो वो लोन सारे का सारा एग्जाम था। जो हमने वहाँ पे लोन में प्रोविजन पड़ी थी वो यहाँ पे क्या कर रही है, वैलिड हो रही है। गॉट इट? ये क्लियर है आप लोगों को? तो सर ये सारी कहानी है हमारी बेनोवलेंट फंड की। ये तावीज़ जो है ये आपने याद करना है। इस तावीज़ को सुबह दोपहर शाम, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद आपने मशरिक़ की तरफ मुंह करके देखना है और फिर इसको इस्तेमाल करना है, पानी में घोल के पीना है ताकि आपको जल्दी इसका असर हो जाए। उसके बाद है जी हमारे पास बेनोवलेंट फ़ंड। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, बेनोवलेंट फ़ंड हमेशा एग्जाम्प्ट होता है। उसके बाद है कुछ स्पेसिफिक बेनिफिट्स या वो ऐसे बेनिफिट्स जिसके ऊपर हमारी मार्जिनल कॉस्ट जो है वो बहुत थोड़ी सी होती है। हमारी मार्जिनल कॉस्ट जो है वो बड़ी नेग्लिजिबल सी इनकर हो रही होती है, उसको हमने क्या करना है, यहाँ पर देखना है। अब इसमें 3 चीज़ें हैं जो हाईलाइटेड हैं, ये सिर्फ इन 3 के लिए स्पेसिफिकली है, इनके अलावा नहीं है। वो 3 चीज़ें क्या हैं कि अगर ये बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं अपने एम्प्लॉयर से, तो ये बेनिफिट्स जो हैं एग्जेम्प्ट होंगे, इसका सैलरी में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। ये पर्टिकुलरली सिर्फ इन 3 की बात हो रही है, इन 3 के अलावा कोई चौथा नहीं होगा, इन 3 के अलावा
कोई चौथे की बात हम नहीं कर रहे। अब वो क्या है कि अगर आपका एम्प्लॉयर जिसके पास आप काम कर रहे हैं वो कोई होटल है या वो कोई रेस्टोरेंट है और वो अपने एम्प्लॉय को ड्यूटी आवर्स में खाना खिला दे, फ्री में या सब्सिडाइज खाना खिला दे, बेनिफिट तो है, ये एग्जेम्प्ट है। आप काम कर रहे हैं एक बिरयानी की शॉप पे, उसने पूरी देग बना के बेचनी है, अगर उसने अपने एम्प्लॉय को एक प्लेट या एक डब्बा बिरयानी खिला दी है तो उस एक डब्बे के ऊपर उसकी क्या एक्स्ट्रा कॉस्ट बहुत ज़्यादा आई होगी? बताएं ज़रा, नहीं आई होगी। अब वो फ्री में बिरयानी खिला रहा है, वो बेनिफिट तो है, लेकिन चूंकि वही बंदा है, आप उसी के पास काम कर रहे हैं, उसको ये फ्री में बिरयानी खिलाने की कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर नहीं होगी, तो इसलिए ये बेनिफिट है और ये क्या होगा, आपका एग्जाम्प्ट होगा। लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं एक कंपनी में जहां पे बनते हैं ट्रैक्टर, और ट्रैक्टर वाली कंपनी है, वो आपको अगर फ्री में बिरयानी खिला देगी, दैट विल बी अ बेनिफिट, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ सैलरी। क्यों? उसको उस बिरयानी के ऊपर कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। तो अगर आपका एम्प्लॉयर होटल है या आपका एम्प्लॉयर रेस्टोरेंट है, आप वहां पे काम कर रहे हैं और ड्यूरिंग ड्यूटी और अगर आपको फ्री में खाना खिला दिया जाए तो वो एग्जेम्प्ट होता है, वो बेनिफिट तो है बट वो सैलरी में ऐड नहीं होगा। उसके बाद है कि अगर आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, किसमें? किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। आपका एम्प्लॉयर कौन है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। और वो आपके बच्चों को फ्री में पढ़ा देता है या सब्सिडाइज्ड फी में पढ़ा देता है, बेनिफिट तो है बट उसके लिए कोई कॉस्ट इनकर नहीं हुई। एक क्लास में 50 बच्चे बैठे हुए हैं और टीचर का बच्चा आके बैठ जाए 51th, तो उस 51th बच्चे के ऊपर कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या उस स्कूल की इनकर हुई है उस एक बच्चे के ऊपर? अगर वो ना भी हो तब भी सैलरी उसने इतनी पे करनी है, तब भी एसी का बिल इतना ही आना है, तब भी सारे खर्चे उतने ही होने हैं। अगर वो हो भी जाए तो उस एक बच्चे के ऊपर क्या एक्स्ट्रा कॉस्ट बहुत ज्यादा इनकर हुई होगी? बताएं जरा। नहीं हुई होगी। ये भी बेनिफिट है बट ये एग्जाम्प्ट है। लेकिन आप काम कर रहे हैं एक कंपनी पे जहां पे बनते हैं फर्टिलाइजर्स और वो आपके बच्चे को फ्री में पढ़ा देते हैं, दिस इज द बेनिफिट, ये सैलरी में ऐड होगा। तो यहां पे एम्प्लॉयर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपका एम्प्लॉयर कौन है। अगर आपका एम्प्लॉयर जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो वो अगर आपके बच्चे को फ्री में पढ़ा भी दे तो ये क्या होगा? एग्जाम्प्ट होगा। और अगर आप काम कर रहे हैं किसी हॉस्पिटल में या किसी क्लिनिक पे और आप बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो मुंह में डालता थर्मामीटर चेक करता है, दवाई लिख देता है, या आपका कट लग गया उसे सी दिया, तो आपका इलाज करने पे उस डॉक्टर के ऊपर कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आई। उसने रोज के 100 मरीज देख रहे हैं, अगर 101 में आपको देख, उससे कोई खर्चा नहीं पड़ना। तो ये भी बेनिफिट है बट ये भी क्या होगा? एग्जाम्प्ट होगा। रिमेंबर, ये वो 3 बेनिफिट्स हैं जो दिखने में तो बेनिफिट्स हैं बट ये क्या है? एग्जेम्प्ट है, इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया जाएगा। कंडीशन क्या है कि ये आपके एम्प्लॉयर है, आपका एम्प्लॉयर रेस्टोरेंट है, आपका एम्प्लॉयर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, आपका एम्प्लॉयर हॉस्पिटल है, फिर ये बेनिफिट्स जो हैं वो क्या होंगे? एग्जाम्प्ट होंगे। या कुछ सर्टन ऐसे बेनिफिट्स हैं जो बोर्ड नोटिफाई की, जैसे आपको दफ्तरी औकात में अगर चाय पिला दी जाती है, चाय पिलाना इज अ बेनिफिट बट दैट बेनिफिट इज एग्जाम्प्ट, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सैलरी। इज दैट क्लियर? ये पेपर में आया भी हुआ है, ऑटम 2000 स्प्रिंग 2023 की अटेम्प्ट में सवाल है, मिस्टर चेंग वाला, उसमें उसने ये पूछा हुआ है। तो रिमेंबर, ये आए पेपर में आएगा, इसको याद करना बड़ा आसान है। पहले आप उसमें खाना खाएंगे, फिर आप बीमार पड़ जाएंगे, फिर आपका फ्री में इलाज करवाया जाएगा, फिर आपको फ्री में तालीम दी जाएगी कि एंड पे लाइनों में लग के फ्री की बिरयानियाँ, लाइनों में लग के फ्री के पिज़्ज़े और नान आप लोगों ने नहीं खाने। इज दैट क्लियर? मिस्टर वसीम इज टीचिंग इन SBI कॉलेज। इस बेसिक सैलरी इज 40,000 पर मंथ। DNS अलाउंस इज 2,000 per month. House rent allowance is 6,000 per month. His child is also getting education in the same school, college. College charge a concessional fee of 40,000 per annum against the market charge of 65,000. अब ये बेनिफिट तो है बट दैट बेनिफिट इज एग्जेम्प्ट, दिस विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी इनकम। गॉट इट? उसके बाद है लीव एनकैशमेंट। देखें, लीव एनकैशमेंट टोटल टैक्सेबल है, अगर सरकारी मुलाजमीन की है तो एग्जेम्प्ट है। वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड जो है वो हमारा हमेशा एग्जेम्प्ट होता है।
उसके बाद फॉरेन सोर्स सैलरी है रेजिडेंट इंडिविजुअल्स की, ये हम लोग पढ़ के आ चुके हुए हैं। चैप्टर 1 हमने पढ़ा था, वहाँ पे हमने देखा था एक्सेप्शन कि जिसमें आपके पास फॉरेन इनकम भी है, आप रेजिडेंट भी हैं बट फॉरेन इनकम एग्जाम्प्ट है, तो वहाँ पे हमने ये फॉरेन सोर्स सैलरी बड़ी तफसील में पढ़ी हुई थी। उसके बाद एक सवाल छोटा सा बुक में लिखा हुआ है, कहता है जी बीइंग अ टैक्स कंसल्टेंट यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द टैक्स implication taxable income under the appropriate head in respect of each of the following independent situations। कि ये कुछ independent situations हैं, आपने इसमें बताना है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। कहता है जी एज अ पार्ट ऑफ रेम्यूनरेशन पैकेज अ कंपनी प्रोवाइड्स फॉर रीइंबर्समेंट ऑफ टेलीफोन कॉस्ट ऑन एक्चुअल बेसिस टू एम्प्लॉयज़ कि भाई जितना तुम खर्चा करोगे फ़ोन का हम तुम्हें वापस कर देंगे। अगर ये पर्सनल बेनिफिट के लिए है मोबाइल फ़ोन का खर्चा, डैट विल बी अ पार्ट ऑफ सैलरी। अगर ये ऑफिशियल ड्यूटीज़ के लिए था तो ये सैलरी का पार्ट नहीं बनेगा। फिर एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एन एम्प्लॉय इन रिलेशन टू ट्रैवलिंग एंड डेली अलाउंसेज लेस देन द अमाउंट अलाउंसेज रिसीव बाय एम्प्लॉयर। हम ये क्लियरली पढ़ के आ चुके हुए हैं कि अलाउंसेज में से कभी भी एक्सपेंसेस लेस नहीं होते, या तो अलाउंस टोटली टैक्सेबल है या अलाउंस क्या है टोटली एग्जेम्प्ट है। अगर ये उसको अलाउंस मिला है ऑफिशियल ड्यूटीज़ के लिए TADA, अगर ये वन ऑफ टाइप है एग्जेम्प्ट है, अगर ये इन फिक्स परसेंटेज मिल रहा है तो ये क्या होगा टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद है जी मिस्टर हामिद अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान was working with Z Private Limited for the last 15 years when he opted for early retirement on 31 October 2023. He was due rupees 5 million as a gratuity under the gratuity scheme of Z Private Limited. The scheme was not approved by the FBR. Due to cash constraint, the gratuity though due to Hamid Limited was not paid to Hamid, उसको नहीं पे की गई। 30 अप्रैल को एट द रिक्वेस्ट ऑफ जी प्राइवेट लिमिटेड की प्राइवेट लिमिटेड एंड एसोसिएटेड कंपनी ऑफ जी प्राइवेट लिमिटेड ट्रांसफर्ड द इक्वल अमाउंट ऑफ रुपीज़ 5 million in US dollars into Hamid's US dollar account in UAE in lieu of gratuity from Z Private Limited। हमने ये भी पढ़ा है अभी कि अगर आपको कोई अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी मिलती है और वो पाकिस्तान से बाहर मिल जाए ना तो डैट विल बी टोटली टैक्सेबल। ये सारे के सारी क्या होगी उसकी इनकम का पार्ट बन जाएगी। उसके बाद है जी अ कंपनी हैज़ टेकन हेल्थ इंश्योरेंस कवर फॉर इट्स एम्प्लॉयज़। द इंश्योरेंस कंपनी रीइंबर्सेस एम्प्लॉयज़ फॉर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मेडिकल सर्विसेज फॉर देमसेल्फ एंड देयर डिपेंडेंट्स। हम पढ़ के आ चुके हैं कि जो इंश्योरेंस सर्विसेज वगैरह होती हैं डैट विल बी ऑफर्ड अंडर एम्प्लॉयमेंटशिप कॉन्ट्रैक्ट, और ये फैसिलिटी है ये क्या होती है एग्जेम्प्ट होती है, इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 ABC लिमिटेड हैज़ प्रोवाइडेड अ स्कॉलरशिप टू वन ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़ फॉर हायर स्टडीज़ अब्रॉड। तो एजुकेशनल बेनिफिट है, टैक्सेबल है, सैलरी का ऐड बन जाए, सैलरी का पार्ट बनेगा। पॉइंट नंबर 6 मिस्टर ए हैज़ लीज द कार। मिस्टर ए ने गाड़ी जो है लीज़ पे ली है, इसके वो खुद लीज़ रेंटल पे कर रहा है अपनी जेब से। ही यूजेस द कार फॉर बिजनेस पर्पस, और वही कार बिजनेस में इस्तेमाल, अपनी गाड़ी बिजनेस में लगा रहा है। What will be the treatment of lease rental paid and expenditure incurred in the vehicle running and maintenance? बताएं जी क्या ट्रीटमेंट होगा इसका। तो जो रेंटल्स पे हो रहे हैं ये खुद पे कर रहे हैं ना, ये तो इसको एम्प्लॉय नहीं दिए हुए, तो ये क्या हो जाएंगे एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, इसका कोई ट्रीटमेंट हम नहीं लेंगे। उसके बाद है अ पार्टनर इन अ फर्म इज़ एंटाइटल्ड टू अ फिक्स रेम्यूनरेशन ईच मंथ, उसको एक फिक्स रेम्यूनरेशन मिल रही है। वुड दिस कंस्टिट्यूट सैलरी इनकम? हाँ जी हम पढ़ के आ गए हैं, अगर आपको कोई रेम्यूनरेशन वगैरह मिल रही होती है डैट विल बी अ पार्ट ऑफ सैलरी। पॉइंट नंबर 8 और पॉइंट नंबर 9 काट दें, इसको बुक में भी क्रॉस कर दीजिएगा, ये आपने नहीं करने। पॉइंट नंबर 10 जो है मिस्टर सरमद हैज़ परचेज अ जनरेटर अमाउंटिंग टू रुपीज़ 1 million। उसने जनरेटर लिया है 10 लाख का फ्रॉम एन इंटरेस्ट फ्री लोन टेकन फ्रॉम एम्प्लॉयर, और उसने वो लोन अपने एम्प्लॉयर से लिया था और उसने जनरेटर ये 2.5 लाख रुपये रेंट पे दे दिए, और एक्सपेंस कितना हुआ है 25,000 रुपया ट्रांसपोर्ट वगैरह पे, ठीक है। अब इसने लोन लिया था 1 million का, हम पढ़ के आ चुके हैं 1 million तक का लोन तो एग्जाम्प्ट होता है। अगर ये लोन एग्जाम्प्ट है इसका मतलब सैलरी में तो कोई रकम किसी किस्म की ऐड नहीं होगी। अब इसने जनरेटर दिया है किराए के ऊपर, ये कितना है 2.5 लाख रुपए का है, इसका ख़र्चा आया है 25,000 रुपया, वो लेस करेंगे
2,25,000 जो है डैट विल बी अ पार्ट ऑफ हिज इनकम, उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ये हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, गॉट इट।